हेलो फ्रेंड्स। ताके हांगोग एक छोटा सा गांव था। इस गांव के निवासी बहुत ही प्रेम पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, परंतु गांव के दो मुख्य परिवारों तापू तालोड़ और ताकर यापर के बीच मनमुटाव चल रहा था। इन दो परिवारों में आपस में बड़ा प्रेम था, गहरी मित्रता थी, किंतु अब इन दो परिवारों के सदस्य एक दूसरे को फूटी आंखों भी नहीं सुहाते थे। इस मनमुटाव का कारण थी ताकर ताची। ताकर ताची ताकर यापर की बेटी थी। असल में हुआ यो कि तापू तालोड़ का बेटा ताकर यापर की बेटी ताकर ताची को भगा ले गया। इस घटना से आहत ताकर यापर का मन तापू तालोड़ के प्रति खिन्न रहने लगा और एक दिन इस मनमुटाव ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। तब गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि दो परिवारों के झगड़े के निपटारे के लिए आबोतानी को बुलाया जाए। पंचायत की बैठक ताकर यापर के घर पर आयोजित हुई और निर्धारित समय पर आबोतानी वहां पहुंच गए। सारे लोग आबोतानी का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें घर के भीतर ले आए। पंचायत की बैठक आरंभ हो गई। जब आबोतानी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने पूर्ण रूप से एक मध्यस्थ की भूमिका अपनाकर अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना प्रारंभ किया। जब आबोतानी बोल रहे थे तभी एक बूंद उनके ऊपर आ गिरी। आबोतानी ने सोचा शायद छत से पानी टपका होगा। अब जब अपनी बात समाप्त कर आबोतानी पंचायत के अन्य सदस्यों की बात को सुन रहे थे तब पुनः एक बूंद उनके घुटने पर आ टपकी। आबोतानी ने यो ही जहाँ बूंद टपकी थी वहाँ उंगली फिराकर उसे चाटा। चाटते ही वे आश्चर्यचकित हो गए, कारण उस बूंद में गजब की मिठास भरी हुई थी। आबोतानी की उत्सुकता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत गृहस्वामी ताकर यापर से इस बूंद के बारे में पूछा कि आखिर यह बूंद है क्या। ताकर यापर ने उन्हें बताया कि यह ओपो है, यानी मदिरा। आबोतानी ने फिर प्रश्न किया कि इसे बनाने की विधि क्या है। ताकर यापर ने विस्तार से बताया कि ओपो बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पकाया जाता है और फिर उसे ठंडा करने के लिए पेचे बांस से बना कालीन में फैला दिया जाता है और जब चावल ठंडा हो जाए तो ओपोप यानी खमीर को उसमें खूब अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर ओपोप मिश्रित चावल को बर्तन में डालकर नाका यानी घर की भीतरी छत पर रखा जाता है। चूल्हे में आग जलाकर छत को गर्म रखा जाता है। इससे कुछ दिनों पश्चात चावल पककर ओपो बन जाता है। आबोतानी ने ओपो बनाने की प्रक्रिया को बड़े ध्यान से सुना। दोनों परिवारों में सुलह कराने के पश्चात आबोतानी ने सबसे विदाई ली, किंतु जाने से पूर्व उन्होंने ताकर यापर को मदिरा बनाने के लिए ओपोप के बदले में योचिक यानी चाकू और चमाक यानी चकमक पत्थर दिए। ताकर यापर ने बड़ी ही सावधानी से ओपोप को पत्ते में लपेटकर आबोतानी को देते हुए कहा, आपकी यात्रा तो अत्यंत लंबी होगी, अतः यात्रा के दौरान सुस्ताने के लिए एक विशेष जगह बतलाता हूँ। ताकर कार्गो लिरोड नामक एक जगह सुस्ताने के लिए अति उत्तम है, वहाँ अवश्य सुस्ताकर अपनी थकान मिटा लीजिएगा। ताकर यापर से विदाई लेकर आबोतानी हंसी खुशी अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। अब आबोतानी ताकर कार्गो लिरोड पहुँचे तो ताकर यापर के कथनानुसार सुस्ताने के लिए वहाँ ठहर गए। वह स्थान गोल गोल शिलाखंडों से भरा हुआ था। आबोतानी सुस्ता रहे थे तो उनके मन में एक इच्छा जगी कि पत्तों में लिपटा यह ओपोप दिखता कैसे होगा। आबोतानी तो थे ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत पत्तों को खोल डाला। जल्दबाजी में पत्तों को खोलते समय अचानक ओपोप पत्थरों की दरार में गिर गया। अब होना क्या था। आबोतानी अपना सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया, इतनी कीमती वस्तु मेरे हाथ से छूट गई। आबोतानी बहुत दुखी हो गए। ठीक उसी समय बुड़के नामक एक चूहा वहाँ से गुजर रहा था। चूहे को ताकर हांगोग गांव जाना था। आबोतानी की घोर उदासी देख चूहा रुक गया और उनसे उदासी का कारण पूछा। आबोतानी ने व्यथित मन से सारा वाकया सुनाया। चूहा बोला, आपकी उदासी देख मेरा मन पसीज गया, मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं आपके लिए पत्थर की दरार में घुसकर ओपोप वापस लेकर आता हूँ। अब तो आप खुश हैं। आबोतानी का चेहरा खिल गया और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल खुश हूँ, तुम तो बहुत भले हो। परंतु चूहे ने एक शर्त रखते हुए कहा,
पहले आप यह वचन दीजिए कि बदले में मुझे कुछ वरदान देंगे, तभी मैं आपकी सहायता करूँगा। आप तो दिव्य शक्तिधारी हैं। तब आबोतानी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं तुम्हें कई सारे अधिकार देता हूँ। मसलन तुम मनुष्यों के घरों में रहकर उनकी वस्तुओं के साझीदार बनोगे, धान्यागार का धान और अन्य सामग्री को खा और कुतर सकोगे। यह सुन चूहा खुश हो गया और दरार में घुसकर ओपोप निकाल लाया, फिर उसे आबोतानी को लौटा दिया। आबोतानी ओपोप लेकर अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नियों को ओपो बनाने की विधि बतलाई। उनकी पत्नियों ने ओपोप को चावल में मिलाकर पोन ओपो चावल वाली मदिरा और मड्डुआ में मिलाकर तेम ओपो मड्डुआ वाली मदिरा बनाया। भिन्न भिन्न स्वादों वाली मदिरा का रसास्वादन कर आबोतानी गदगद हो गए। ओपो त्रिशी जनजाति का एक महत्वपूर्ण पेय है। आजकल त्रिशी घरों में पीने के लिए चाय या जूस दिया जाता है, परंतु पुराने लोग चाय से परिचित नहीं थे, क्योंकि तब दुर्गम पहाड़ों में चाय की खेती नहीं होती थी। घर में कोई अतिथि आए तो पीने के लिए ओपो ही दिया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों में ओपो को पवित्र मानकर देवी देवताओं को चढ़ाने का आज भी रिवाज है। पर्व त्योहारों में ओपो का सेवन हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। प्रस्तुत लोक कथा इस तथ्य पर भी प्रकाश डालती है कि मनुष्य के घरों में चूहे का प्रवेश कैसे हुआ। त्रिशी जनजाति यह मानती है कि आबोतानी के वरदान के कारण ही चूहों के घरों में प्रवेश का अधिकार मिला, और इस अधिकार का निर्वाह पूरी निष्ठा से चूहे आज तक कर रहे हैं। ये थी अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा आबोतानी और चूहा। किसिड़ तामिड़ आबोतानी की एक और पत्नी का नाम था, जो रिश्ते में मजी यापम की बहन लगती थी। किसिड़ तामिड़ से विवाह करने से पहले आबोतानी और मजी यापम के बीच बहुत अनबन चल रही थी। हुआ यह था कि आबोतानी जब अपने मिथुनों की घेराबंदी के लिए बाड़े का निर्माण कर रहे थे, तो मजी यापम अदरक का रूप धारण करके आबोतानी के समक्ष प्रकट हुई। आबोतानी ने उसे सामान्य अदरक समझकर मुंह में डाल और चबाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके दांतों से खुद को चबाते हुए वह सीधे आबोतानी के शरीर के अंदर समा गई। आबोतानी जब जब अपने मिथुनों के पास जाते तो मजी यापम बाहर आकर सारे मिथुनों को खा जाती थी। इस तरह एक एक करके मजी यापम आबोतानी के सारे मिथुनों को अपना आहार बना रही थी। अंत में आबोतानी ने सोचा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो अपने सारे मिथुनों से वह हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि उसकी बहन किसिड़ तामिड़ से विवाह करके उसे अपना रिश्तेदार बनाया जाए। इस प्रकार आबोतानी ने किसिड़ तामिड़ से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात किसिड़ तामिड़ की शारीरिक अवस्था बिगड़ती गई। उसका शरीर दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा था। आबोतानी रोज उसे पौष्टिक आहार खिलाते, पर उसकी शारीरिक अवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन किसिड़ तामिड़ ने आबोतानी से कहा कि तुम्हारे इस भोजन से मैं कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। मुझे मेरे मायके से लाए गए खाद्य पदार्थ ही ठीक कर सकते हैं, इसीलिए तुम मेरे मायके जाओ और वहाँ से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पत्नी के कहे अनुसार आबोतानी किसिड़ तामिड़ के घर गए। वहाँ उनके परिजनों से मिले और किसिड़ तामिड़ की शारीरिक अवस्था के बारे में विस्तार से बताया। मजी यापम सहित सबने कहा कि किसिड़ तामिड़ के लिए विशेष भोजन की आवश्यकता है। उस विशेष भोजन के लिए उन्हें जंगल जाना था, शिकार के लिए। आबोतानी भी साथ चल दिए। आबोतानी एक कोने में छिप गए शिकार के लिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक इंसान उनके सामने से निकल गया। आबोतानी ने उसका कुछ नहीं किया और न ही उससे कुछ पूछा, वह निकल गया। थोड़ी देर बाद मजी यापम और उसके सभी भाई बंधु भी आ गए। सबने आबोतानी से पूछा कि उन्होंने किसी प्राणी को यहाँ से गुजरते हुए तो नहीं देखा। आबोतानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, यहाँ से तो केवल एक आदमी गया है अभी अभी। तब मजी ने कहा कि अरे, उसी को तो मारने के लिए हम उसका पीछा कर रहे हैं, तुमने उसे जाने क्यों दिया? यह सुनकर आबोतानी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उनके मन में शंका जगी, ये लोग इंसान का शिकार करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग किसिड़ तामिड़ को इंसानी मांस खिलाने वाले हैं? परंतु अपनी सारी शंकाओं और प्रश्नों को उन्होंने अपने मन के भीतर दबा कर रखा। मजी अपने भाइयों सहित उस आदमी को पकड़ने के लिए तेजी से आगे निकल गई और आबोतानी को वहीं रुकने को कहा। सुबह आबोतानी के लौटने का वक्त आ गया। लौटने से पहले
किसेर तमिड़ के परिजनों ने ताकू, एक स्थानीय वृक्ष जिसके लंबे पतले पत्तों से स्थानीय दरी बनाई जाती है, से बनी 2-3 पोटलियां आबोतानी को सौंप दी और कहा कि इन्हें किसेर तमिड़ के नासू अर्थात धान्यागार में रख देना। आबोतानी ने वैसा ही किया जैसा उन लोगों ने कहा। वह उन पोटलियों को लेकर अपने घर लौट आए और उन्हें धान्यागार में रख दिया। आबोतानी ने बहुत प्रयास किया यह देखने के लिए कि उन पोटलियों के अंदर क्या है, परंतु वो उन्हें खोल नहीं पाए। किसेर तमिड़ प्रतिदिन अपने धान्यागार जाती और उस पोटली में से कुछ निकाल कर खाती। देखते ही देखते उसके स्वास्थ्य से एकदम से सुधार आने लगा और वह फिर से पहले जैसी तंदुरुस्त होने लगी। आबोतानी इस रहस्य को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। एक दिन वह धान्यागार की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा उस पोटली को चूहों ने कुतर कर उसमें सुराख बना दिया है। उसी सुराख में से एक चूहा इंसानी उंगली लेकर बाहर आया। उस उंगली को देखकर आबोतानी को समझने में देर नहीं लगी कि यह उसी आदमी की उंगली है जिसे वह जंगल में शिकार करने के दौरान देख चुके हैं। आबोतानी ने यह भी समझ लिया कि उनकी पत्नी किसेर तमिड़ उसी इंसान का मांस खाकर फिर से सेहतमंद हो गई। अब उन्हें चिंता सताने लगी कि क्या किया जाए। जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ वो तो इंसान का मांस खाती है। सत्य जानने के बावजूद वह अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए विवश थे। आबोतानी ने मन बना लिया था कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में किसेर तमिड़ के परिजनों की तरफ से लगातार आबोतानी के लिए बुलावा आ रहा था। आबोतानी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन किसेर तमिड़ समझ चुकी थी कि वह बुलावा वास्तव में उनके परिजनों द्वारा रची गई एक साजिश है, जिससे कि वे आबोतानी को मारकर अपना आहार बना सके। ससुराल में आए न्योते को वह ठुकरा नहीं सकते थे, इसीलिए आबोतानी जाने को तैयार हुए। जाने से पहले किसेर तमिड़ ने आबोतानी को समझाया कि मेरे भाई बंधु तुम्हें जंगल में काम करने के लिए ले जाएंगे। वहाँ घर बनाने हेतु जब बड़े बड़े पेड़ों की टहनियाँ इकट्ठी कर रहे होगे तब तुम्हें मारने का प्रयत्न किया जाएगा। वे जब ढलान के ऊपरी हिस्से में खड़े होकर तुम्हारा नाम पुकारेंगे और टहनी को तुम्हारी ओर ढकेलेंगे तो तुम हाँ कहकर उस टहनी को पकड़ लेना। दूसरी बार जब तुम्हारा फिर से नाम पुकारेंगे तो तुम हाँ कहकर ढलान में बनी गुफा में छिप जाना, क्योंकि इस बार वे सारी टहनियों को एक साथ तुम्हारे ऊपर फेंक कर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। पत्नी की बात मानकर आबोतानी ससुराल गए। वहाँ ठीक वैसा ही हुआ जैसा किसेर तमिड़ ने आबोतानी को बताया था और आबोतानी ने भी वैसा ही किया जैसा उन्हें समझाया गया था। आबो ने गुफा में घुसकर अपने सालों की चाल को विफल कर दिया। सारी टहनियों को आबोतानी की ओर ढकेलने के बाद सबने समझ लिया कि आबोतानी अब नहीं रहे। ये सब ढलान से नीचे उतरे और टहनियों को उठाकर आबोतानी की लाश को तलाशने लगे। इतने में आबोतानी गुफा से बाहर आए और कहा, मेरी प्रिय सालो, मैं तो यहाँ हूँ और जिंदा हूँ। आबोतानी को जिंदा पाकर सबने समझ लिया कि किसेर तमिड़ ने ही आबोतानी को सारी बातें बताई होगी। अपनी बहन पर सभी को बहुत गुस्सा आया। अगली बार फिर से आबोतानी के लिए लगातार बुलावा आने लगा। जीजाजी का कर्तव्य निभाने के लिए आबोतानी को फिर से जाना था। जाने से पहले किसेर तमिड़ ने फिर से आबोतानी को समझाया कि इस बार मेरे भाइयों की टोली तुम्हें खेत में काम कराने ले जाएगी। वहाँ खेत में आग लगाने के बहाने तुम्हें जलाकर मारने का प्रयत्न किया जाएगा। झूम खेती का दूसरा चरण होता है। कटे हुए पेड़ पौधों के सूख जाने के पश्चात उन्हें जलाकर मिट्टी को धान बोने लायक उपजाऊ बनाना। तुम जब खेत के बीचों बीच काम कर रहे होगे तब वे लोग निचले हिस्से में रहकर तुम्हारा नाम 2 बार पुकारेंगे। तुम दूसरी बार हाँ कहकर खेत के बीच एक बड़ा सा गड्ढा है उसमें घुस जाना ताकि मेरे भाइयों द्वारा लगाई गई आग से बच सको। आबोतानी एक बार फिर ससुराल आ पहुँचे। किसेर तमिड़ के परिजनों के साथ वे उनके खेत में गए। वहाँ सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा किसेर तमिड़ ने आबोतानी को बताया था। इस बार भी आबोतानी के ससुराल वालों ने सोच लिया कि आग की इतनी प्रचंड लपटों से आबोतानी का बचना नामुमकिन है। अंततः वे सब मिलकर राख के ढेर में आबोतानी की लाश तलाशने लगे। इतने में गड्ढे में छिपे आबोतानी बाहर आए और कहा कि मैं तो अब भी जिंदा हूँ। सब लोग फिर से अपनी बहन को कोसने लगे, जिसके कारण उनके द्वारा रची गई साजिश मिट्टी में मिल गई। इस बार भी आबोतानी उनके हाथों से बचकर निकल गए, सिर्फ किसेर तमिड़ के कारण। आबोतानी के ससुराल वालों ने भी हार नहीं मानी। उन लोगों ने आबोतानी को फिर न्योता दिया।
हमेशा की तरह किसिर तामिड़ ने अबोतानी को बताया कि इस बार उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम्हें बुलाया है, जिसका नाम है बोबोचानम। बोबोचानम झूला झूलने की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत एक रस्सी में झूलते हुए बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़ा जाता है। तुम उस प्रतियोगिता में ज़रूर हिस्सा लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे भाइयों के झूला झूलते हुए 4-5 चरण ऊपर चढ़ने के बाद तुम केवल एक ही चरण चढ़ना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ने के बाद वे लोग तुम्हारी रस्सी काट देंगे और तुम गिरकर मर जाओगे। अबोतानी सारी बातें सुनने के बाद ससुराल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उनको अपने शारीरिक शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि उन्होंने किसिर तामिड़ की बातों को भुला दिया। अपने घमंड में वे इस कदर अंधे हो गए कि किसिर तामिड़ के भाइयों द्वारा केवल एक चरण चढ़ने पर वह 5-10 चरण चढ़ गए। बहुत ही कम समय में वह ज़मीन से बहुत ऊपर आ गए। इधर किसिंग तामिड़ के भाइयों को अवसर मिल गया अबोतानी को मारने का। पहले से ही वृक्ष के ऊपर तैनात कुछ भाइयों ने टहनी से बंधी रस्सी को काट दिया, जिस पर अबोतानी लटके हुए थे। एक रस्सी के कट जाने से दूसरे के सिरे के सहारे अबोतानी का शरीर हवा में दूर दूर तक झूलने लगा। हवा में झूलते हुए अबोतानी का अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए किसिर तामिड़ के भाइयों ने अबोतानी के यिडगोपी और जारगोपी अर्थात दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी को छीन लिया। इन दोनों के कारण अबोतानी के पास असाधारण शक्ति थी, जो आम इंसान के पास नहीं होती। दोनों शक्तियों के छिन जाने के कारण अबोतानी हवा में और देर तक झूल न सके और गहरी खाई में गिर गए। जब उनका अर्धमृत शरीर नदी की धार में बह रहा था तो आई आगम, गुड़ची, रियाची आदि देवताओं ने उन्हें बचा लिया। ऐसी मान्यता है कि ये दोनों देवता मनुष्य की आत्मा के रक्षक है। इन दोनों के द्वारा अबोतानी को फिर से जीवनदान प्राप्त हुआ, परंतु वह अब एक साधारण इंसान बनकर रह गए थे। अपनी खोई हुई दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी के विषय में सलाह मांगने के लिए अबोतानी दोरी चीजी के पास गए। दोरी चीजी ने कहा कि तुम जिन शक्तियों से वंचित हो चुके हो उन्हें दोबारा प्राप्त करना तो नामुमकिन है। आज के बाद तुम मनुष्य जाति की इसी साधारण शक्ति के साथ जियोगे और मरोगे। हाँ, एक विशेष व्यक्ति के पास ही यह शक्ति रहेगी जो तुम जैसे साधारण मनुष्य को मुसीबत के पलों में सहायता प्रदान करेगा। उस विशेष शक्ति धारक व्यक्ति के सहायक होगे मुर्गी के अंडे और चूज़ों की अतड़ियाँ। उसी दिन से तागिन समाज में मुर्गी के अंडे और चूज़ों की आतड़ियों के द्वारा भविष्यवाणी करने की विधि आरंभ हुई। इस विधि को संपन्न करने वाला व्यक्ति विशेष शक्ति धारक होता है, जिसे तागिन में त्रुबु और त्रैक्योक कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ है धर्मगुरु। त्रुबु और त्रैक्योक ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी है। इनमें से त्रुबु का दर्जा त्रैक्योक से थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि वह अपनी दिव्य शक्ति से सभी प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों को संपन्न कराता है। भूत प्रेत की चपेट से आज़ाद कराने, होनी अनहोनी को पहले से देखने, किसी रोग का निवारण करने तथा सभी प्रकार के अनुष्ठानों को संपन्न कराने में इन्हीं धर्मगुरुओं का हाथ होता है। अतः ये विशेष शक्ति के मालिक होने के कारण साधारण मनुष्य के हितैषी बन गए और साधारण मनुष्य उन पर आश्रित होने लगे। तागिन समाज मानता है कि यदि अबोतानी ने अपनी पत्नी की बात मानी होती तो आज हर मनुष्य उतना ही शक्तिशाली होता जितने आज के धर्मगुरु हैं। उनके चंचल मन ने मनुष्य जाति को एक विशेष प्रकार की शक्ति से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। थी अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा अबोतानी और किसिर तामिड़।